सो हेलो एवरीवन। अगर आप प्रकाश के बारे में जानते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस मैं डालता हूँ। आपने सोलर पैनल को तो ज़रूर देखा होगा। वही सोलर पैनल जो आपके आसपास गली में, मोहल्लों में या फिर स्कूलों में या दुकानों में अक्सर आपको दिखाई देती होगी, जो धूप लेकर बिजली बनाती है। अब वो कोई मिल गया का जादू तो नहीं है जो धूप से चलेगा। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो साइंस होगा। किसी ने कभी ना कभी तो उसके बारे में सोचा होगा। सोचने वाली बात है ना, और सोचने से ही शुरुआत होती है। तो चलो आप भी कुछ सोचिए कि वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, क्या उसके पीछे साइंस है, उसके बारे में जानते हैं। और ये टॉपिक भी बहुत बेहतर है, टॉपिक ही नहीं है, अपने आप में खुद में एक चैप्टर है जो कि आपको जरूर तैयार करना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की, जिसको इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो सुनो, जब किसी धातु पृष्ठ पर पर्याप्त ऊर्जा का या आवर्ती का प्रकाश गिरता है तब इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। पर क्या डेफिनेशन से आपको कुछ समझ में आया? यकीन नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ अभी तक मैंने समझाया नहीं है। अब समझो, देखो मेरे सामने थोड़ी सी धूल है, दिखाई दे रही होगी आपको। अब आपसे अगर मैं एक चीज पूछता हूं कि मैं ऐसे कर रहा हूं, या फिर देखो ध्यान से, मैं ऐसे कर रहा हूं, क्या धूल उठ रही है? कम ऊर्जा है। अगर मैं ऊर्जा को बढ़ाता हूं, आप देखना ध्यान से, जैसे जैसे मैं ऊर्जा को बढ़ाता जाऊंगा तो आप देखना इस पर रखे हुए जो धूल के कण हैं वो मुझे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखो, उठ के आ गए ना। आप सोच के देखो कि ऐसा ऐसा कब हो रहा है। आप नोटिस करो कि जब मैं इसको हिट कर रहा हूं तो इस पर रखे हुए धूल के कण क्या हो रहे हैं, यहां से उठकर डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, अब सोचो कि ये जो पृष्ठ था, ये बोर्ड जो था, वो धातु का पृष्ठ है, और ये जो धूल के कण थे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मेरा हाथ से जो मैं ऊर्जा दे रहा हूं वो प्रकाश है। तो आपने क्या देखा, जब प्रकाश गिरा, गिरते ही जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकलना शुरू हो गए, जैसे धूल के कण उठने शुरू हो गए ना। लेकिन हमेशा नहीं, जब एक पर्याप्त आवर्ती का प्रकाश आपने डाला तब की बात है ये। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव थोड़ा थोड़ा आप समझ में आना शुरू होगा। एक और एग्जांपल से आप समझो, देखो शांत पानी है, अगर आपने उसमें एक जोर से पत्थर मारा तो आपने क्या देखा? पहला जो प्रभाव आप देखते हो वो देखते हो कि जो पानी है, कुएं का या जिस भी चीज का पानी है, उसकी कुछ बूंदे या कुछ लहरें जो हैं वो बाहर आ गई हैं, है ना। स्प्लैश उसको बोलते हैं। तो अब आप सोच के देखो कि जैसा यहां पर हो रहा है बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है हमारे धातु पृष्ठों के साथ। अब धातु पृष्ठों के साथ ही क्यों? क्योंकि धातु पृष्ठों पर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां हम डेफिनेशन पर आते हैं, इसीलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि जब भी जैसे शांत पानी में आपने पत्थर मारा और पानी के कुछ बूंदे बाहर आई, वैसे ही यहां अगर हम बात करते हैं, प्रकाश जैसे ही पर्याप्त आवर्ती का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर गिरता है तो उससे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, निकलते हैं, चलने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे या आवेश चलेगा तो बनेगी धारा। इस धारा का नाम भी रखा जाता है प्रकाश विद्युत धारा। तो डेफिनेशन आपको तैयार करनी है। साथ ही साथ अब मैं जो चीज़ें इसमें कराने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लेक्चर मिस नहीं करना है। इससे पहला जो लेक्चर है या 12th क्लास के सारे लेक्चर्स इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल रहे होंगे। अगर आज आप नए हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ, हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक शब्द आया, प्रकाश विद्युत धारा आया आपके सामने एक शब्द। अब प्रकाश विद्युत धारा क्या हुई? आपने कहा कि जी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। अब निकल कर क्या कर हो रहे हैं? वो सरफेस पर चल रहे हैं, यानी कि सतह पर चल रहे हैं, और जब जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तब तब बनेगी धारा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण उत्पन्न धारा को, उत्पन्न विद्युत धारा को, विद्युत धारा को क्या कहते हैं हम? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। और इन इलेक्ट्रॉनों को जो निकल के जा रहे हैं उनको बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो जी पहली डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जो कि एग्जाम में पूछ भी ली जाती है, धातु पृष्ठ का कार्यफलन। देखो कार्यफलन इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। फंक्शन का मतलब शुरू करना। ठीक है, तो आप ये बताओ कि फॉर एग्जाम्पल एक कुआं है, ठीक है ना, इस कुएं में पानी भरा हुआ है,
आपके पास बाल्टी भी है, आपके पास रस्सी भी है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बहुत बड़ी बाल्टी आपने भर ली है, 20 लीटर की बाल्टी भर ली है, और आप 5 महीने के बच्चे को या 10 महीने के बच्चे को या 1 साल के बच्चे को ये रस्सी कहो खींचने के लिए, तो क्या वो खींच देगा? क्या पानी बाहर आ जाएगा? आप कहोगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर 10 महीने या 1 साल के बच्चे में उतनी ताकत नहीं है जो इस बाल्टी के पानी को बाहर निकाल सके। वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश गिरा और उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने नाभिक से बड़ा प्यार करते हैं, और आपको बता दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव, नाभिक पर पॉजिटिव होता है। ये नाभिक जाने नहीं देता इलेक्ट्रॉन को आसानी से, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ता है, और उसके लिए कम से कम ऊर्जा कुछ तो चाहिए आपको। जैसे कि यहाँ पर ये बाल्टी को कुएं से बाहर निकालना है, तो आप कहोगे जी कम से कम 8 साल का बच्चा तो कम से कम चाहिए, 8-9 साल का बच्चा चाहिए, तब जाके ये बाल्टी निकल सकती है बाहर, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि कम से कम इतनी ऊर्जा तो चाहिए पानी निकालने के लिए, कम से कम इतनी ऊर्जा तो चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वैसे ही किसी धातु परत से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और कौन से इलेक्ट्रॉन? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रकाशीय ऊर्जा को उस धातु पृष्ठ का कार्यफलन कहते हैं। इसे डब्ल्यू नोट से या 5 नोट से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जनरली इसको हम नापेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सामान्यतः, है ना, ध्यान रखना एक चीज, ठीक है। और आपको बता दूं अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन अलग अलग होता है, सब धातुएं एक जैसी नहीं होती है भाई। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कुआं गहरा है, कोई कम गहरा है, तो जितना ज़्यादा, यहाँ हम बात करेंगे अलग अलग मेटल्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इसीलिए सबके कार्यफलन भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी या फिर धनात्मक ता ज़्यादा रखती होगी, जैसे सीजियम देखो, उसका जो कार्यफलन होगा वो उतना ही कम होगा, ध्यान रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, आपसे कहा जाए कि एक गरीब आदमी से आप 10 रुपये मांगिए या लीजिए, और एक बहुत बड़े जिसके पास बहुत पैसे हैं उससे आप 10 रुपये लीजिए, तो चांस पॉसिबिलिटी क्या है? जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो आराम से दे सकता है, या फिर देने की क्षमता उसके पास है। ऐसे ही एक परमाणु तो है जिसके पास खुद ही पहले से ही कम इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसा है जिसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हुआ? जिस परमाणु के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, है ना, आरबी, या फिर सीजियम। अब ऊपर से नीचे आने पर साइज, आपको पता है केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी आपने, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है परमाणुओं का, या फिर जो धनात्मकता है वो बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा धनात्मक इनमें अगर कंपैरिजन करा जाए तो सबसे ज्यादा धनात्मक कौन है? सीजियम, CS। अब आप बताओ ऊपर से नीचे आने पर साइज भी बढ़ रहा है, यानी कि आकार बढ़ रहा है और धनात्मकता बढ़ रही है। अब बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन निकालो और यहां से, कहाँ ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी? देखो, मैं कहूँ कि इन उंगलियों को तोड़ना है आपको, अभी भी तोड़ सकते हो और अब भी तोड़ सकते हो, लेकिन फ़र्क क्या है? अब आपको मुट्ठी भी खोलनी पड़ेगी और फिर ताकत लगानी पड़ेगी। यहाँ आपको बस केवल उंगलियां तोड़ने में ताकत लगानी पड़ेगी। तो जो जितना बड़ा होता है उसको तोड़ना उतना ही आसान होता है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो ऊपर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें किसका कार्यफलन सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन को छोड़ दो, तो सबसे ज़्यादा कार्यफलन किसका होगा? लिथियम का। और सबसे कम किसका होगा? सबसे आसान किससे इलेक्ट्रॉन निकालना है? सीजियम से। तो ऐसा क्वेश्चन कभी मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, तो ध्यान रखना, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी मेटल, उतना ज़्यादा आसान होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, या फिर उसका कार्यफलन उतना ही कम होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है, और उसमें एक चीज़ और निकल के आई है। यहाँ पर आप देखिए देहली आवर्ती, है ना, देहली आवर्ती, इसका नाम एक और भी होता है, सस्तब्ध आवर्ती होता है। अब इसकी डेफिनेशन आपसे कोई पूछे कि देहली आवर्ती क्या होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देहली आवर्ती, है ना, तो ठीक है भाई, कार्यफलन क्या था? कम से कम इतनी ऊर्जा तो चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब देहली आवर्ती भी क्या है? वही है, किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन का मतलब था बाहर निकालना, के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रकाश की आवर्ती को, ठीक है,
आवर्ती को क्या कहते हैं? धातु पृष्ठ के लिए देहली आवर्ती कहते हैं ना, एक ही बात है, धातु पृष्ठ के लिए देहली आवर्ती कहते हैं। देहली आवर्ती या फिर सस्तब्ध आवर्ती भी इसको नाम होता है, आवर्ती कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना, इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। और आवर्ती है तो मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज करते हैं। और इसका मात्रक याद रखना, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होगा? हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। ठीक है, होता है, या तो सेकंड इनवर्स होगा या वो होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाऊंगा, जहाँ टॉपिक खत्म होता है वहाँ न्यूमेरिकल शुरू होता है। तो आज ये लेक्चर ज़रूर ध्यान रखना, आपको स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है ज़रूर, क्योंकि लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स और भी होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कार्यफलन का फॉर्मूला ये हुआ। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कभी सोचा आपने? देखो, मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत था ये, कि किसी कण में जिसके पास ऊर्जा है, जिसके पास आवर्ती है, तो उसके पास ऊर्जा भी होगी, और अगर उसकी आवर्ती न्यू है तो उसमें ऊर्जा कितनी होगी? E बराबर एच न्यू। एच यहाँ प्लैंक नियतांक था, ये आपने पढ़ लिया, अभी भी आप पढ़ोगे क्वांटम फिजिक्स में आगे जाके। चलो मैं समझाता हूँ। देखो, ये है, बहुत सिंपली समझना, मैं इसको ऐसे ही ला रहा हूँ और मैं इसको ऐसे ही ला रहा हूँ। आप मुझे बताओ कहाँ ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत लग रही है, यहाँ या यहाँ? तो आप कहोगे जी जहाँ पर आप ज़्यादा तेज़ी के साथ इस पेन को हिला रहे हो वहाँ आपको ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जिसकी आवर्ती ज़्यादा है उसकी ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, और इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? एक नियतांक लेते हैं, और वो नियतांक होता है हमारे पास प्लैंक नियतांक H। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ रेंडमली बता दिया, इसका मान भी निकाल के दिखाऊंगा। इतना होता है, कहीं पर 6.62 भी लिख देते हैं, कहीं पर 6.64 भी लिख देते हैं, सब चलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं, तो ध्यान रखना E बराबर एच न्यू। अब यहाँ E की जगह क्या है? W है, और न्यू की जगह हमारे पास क्या है? न्यू नोट है। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल मैं करने वाला हूँ इस फॉर्मूले पर। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब देखो, ये सवाल आपको 2017 में पूछा गया और कहा गया कि किसी धातु पृष्ठ का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो ध्यान रखना, कार्यफलन हमेशा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कार्यफलन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को निकालने की। अब इलेक्ट्रॉनों को निकालने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर जो हम काम करेंगे वो इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा करेंगे इसलिए वो जो ऊर्जा होगी वो बहुत छोटी होगी। छोटी ऊर्जाओं को यूजुअली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापेंगे। खैर वो छोड़ो, आपको दिया है, सबसे पहले लिखना है गिवन दैट। तो आपको कार्यफलन दे रखा है भाई, कितना? 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पहले से जूल में बदलेंगे। ठीक है, 3.3 गुणा देखो इलेक्ट्रॉन का मान तो पता ही होगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल। ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस के 19। याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए तरीका है ये, इस पूरे चैप्टर में घूमेगा ये सवाल, ध्यान रखना। आपसे पूछ रहा है देहली आवर्ती, है ना। अब W नोट बराबर क्या आ जाएगा? H न्यू नोट। मैंने इसको चेंज क्यों किया? जब भी आप याद रखना, जब भी H का मान कहीं भी रखोगे तुम किसी भी न्यूमेरिकल में, तो हर एक चीज़ या आपकी जो ऊर्जा है वो यकीनन आपकी जूल में होनी चाहिए। तो W नोट का मान कितना है? 3.3 गुणा 10 की 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। H का मान तो मैंने आपको बताया था अभी, 6.64 गुणा 10 की पावर माइनस के 34। देखो 6.63 भी लिख सकते हो आप, इंटू न्यू नोट। ठीक है जी, अब आप बस इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इससे इसको काटेंगे लगभग 4.1 के करीब कट जाएगा। इससे इसको काटेंगे माइनस के 15 रह जाएगा। ठीक है, ये सारा इधर जाएगा, तो 3.3 अपॉन 4.1 गुणा 10 की पावर कितना? देखो इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 15, तो न्यू नोट। तो यहाँ पर आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो भी आएगा, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर काटें इसको तो मैं रफली कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट आप अपने आप कीजिएगा। यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, 0 उतार लिया, लगभग कितना आ जाएगा? 0.9 के करीब आ जाएगा ना, 8 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो 0.8 गुणा 10 की पावर 15 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा उसको यहाँ पर आप पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सवाल हो जाता है। अच्छा, इसी में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर वो आपसे पूछता है देहली तरंग दैर्ध्य, एक शब्द और आ जाता है, जैसे कि यहाँ तो आवर्ती पूछी
और अगर आपसे वो पूछ ले देहली तरंग दैर्ध्य कैसे निकालोगे आप इसकी, ठीक है, आवर्ती की जगह वो लिखते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, देहली आवर्ती के संगत तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब इसी सवाल को करना पड़ जाता तो फिर से आप ऐसे ही करते, गिवन दैट, तो आपको क्या दे रखा है, डब्ल्यू नोट कितना 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले जूल में, गुणा 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। और H बराबर होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, इतना जूल सेकेंड है ना, मात्रक होता है इसका। और आपसे पूछ रहा है लैम्डा नोट, देहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा नोट से शो करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, डब्ल्यू नोट कितना होता है हमारे पास, H न्यू नोट होता है, अरे हाँ है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा है ना न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, या सी बराबर पढ़ाओ न्यू लैम्डा, ये 9वीं क्लास में भी आ जाता है, ठीक है। ये रिलेशन ध्यान रखना, अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर यहाँ नोट लग रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, नोट ही लगने वाला है। तो बताओ न्यू नोट की जगह क्या आ जाएगा, सी बाई लैम्डा नोट आ गया। अब हम क्या करेंगे, बस सिंपली इनका मान रखेंगे, 3.3 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बराबर H का मान 6.6, 3 गुणा 10⁻⁻34, सी का मान 3 गुणा 10⁸ होता है, फिक्स होता है ना। लैम्डा नोट निकालना है, इससे इसको काटोगे 2 बार कट जाएगा, लगभग 2 बार कट जाएगा, 33 दूनी 66 नहीं होते। इससे इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 0.8 बार कट जाएगा। और यहाँ काटेंगे तो -15 रह जाएगा, प्लस के 8 है -15 तो -7 रह जाएगा, ठीक है। गुणा भाग आप जैसे चाहें वैसे कर लेना, उसमें कोई बाध्यता है नहीं आपको। अगर इससे बेहतर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 गुणा 10 कितना रह जाएगा हमारे पास, इधर तो माइनस के साथ ही बचा ना, और बटे लैम्डा नोट, ठीक है। हमें किसका मान निकालना था, हमें मान निकालना लैम्डा नोट का। तो लैम्डा नोट बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/0.8 गुणा 10 कितना -7। अब बताओ ज़रा, अगर हम इससे इसको काटेंगे तो कितना आने वाला है, ठीक है। काट के तो देख लोगे, अब जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, जिस भी तरीके से आप करना चाहेंगे वैसे आप कर लेना, ठीक है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करके आंसर आप लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ तक कोई डाउट है, चलो एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका डाउट कोई भी ना रहे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आना, ठीक है। बोर्ड में अगर आप जा रहे हो तो इसके न्यूमेरिकल ज़रूर आप करना। अब बताओ, इस सवाल का जवाब ज़रा देने की कोशिश करना। यहाँ पर 2017 2019 में 2 बार पूछा है, 1 नंबर का सवाल है। गिवन दैट सबसे पहले लिखेंगे, दिया है। अब जो दे रखा है देखो, पढ़ो, किसी धातु पृष्ठ का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपको कार्यफलन दे दिया, कार्य का मतलब डब्ल्यू वर्क है ना, डब्ल्यू नोट कितना 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। कन्वर्ट करेंगे ज़रूर, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा करके, पता है इतना तो। और आपसे पूछ रहा है न्यू नोट, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, डब्ल्यू नोट बराबर होता है H न्यू नोट, ठीक है। डब्ल्यू नोट कितना है हमारे पास, 6.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। और H कितना है, H का मान तो 6.6 होता है, गुणा 10⁻⁻34 फिक्स होता है। और न्यू नोट हमें निकालना है, ठीक है। आपको अगर 6.63 लिख लो तो लिख लोगे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने का ज़्यादा। इससे इसको काटेंगे, एक ही बार कटेगा। यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो -15 रह जाएगा, देखो 34 में से 19 गए, कितना बचता है 15। तो यहाँ 1.6 बराबर 10⁻⁻15 और गुणा न्यू नोट, ठीक है। इसको इधर ले लो, प्लस का हो जाएगा। तो 1.6 गुणा 10⁻+15 बराबर क्या आ गया, न्यू नोट। और मात्रक क्या होता है आवर्ती का, हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल को सोल्व करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अगर आपसे देहली तरंग दैर्ध्य पूछता है यहाँ पे वो, तो कुछ नहीं करना था, बस न्यू नोट बराबर सी बाई लैम्डा नोट, ये फॉर्मूला लगा देते आप। और न्यू नोट का मान तो हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻15 है ही। सी का मान प्रकाश की चाल होती है 10⁸, और लैम्डा नोट यहाँ से बड़े आराम से निकाल लेते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सवाल आते हैं तो आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से करना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ तो ये याद रखना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव
जो है प्रकाश की कण प्रकृति को सिद्ध करता है। प्रकाश में कण व तरंग दोनों के गुण होते हैं और ये चीज़ आप धीरे धीरे समय के साथ सीख जाओगे। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि शुरुआत तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की बहुत पहले से कर चुके थे हर्टज जी। ठीक है, आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, ठीक है, जो कि उस टाइम पे किया गया था। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक धातु का तार लिया गया, ठीक है, और यहाँ पर धातु के जो परत था या तार थे उसको फैला दिया गया। और यहाँ पर ना एल्यूमिनियम जो होता है ना, आजकल आप देखते होंगे कि जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, शादी ब्याह में भी आपने देखा होगा वर्क लगे रहते हैं एल्यूमिनियम के, वैसे ही धातु के हमने बहुत पतले पतले पतरे लिए। उस टाइम पे सोना लिया गया, ठीक है। अब जो पतरे लिए गए यानी कि पत्तियां ली गई, उनको ऐसे लटका दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है, लटका दिया। अब देखा क्या गया, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपने इस पर प्रकाश डाला तो आपने देखा कि ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां ऐसे थी जैसे मुरझाई हुई होती है ना, ऐसे ये ऐसे थी पत्तियां, है ना। अब जैसे ही इस पर आपने प्रकाश डाला तो हमने देखा कुछ टाइम बाद ये तो पूरी तरीके से एयर टाइट था। एयर टाइट का मतलब हवा भी इसके अंदर नहीं आ सकती थी। अब हमने देखा कि कुछ टाइम बाद ये ऐसे खुली, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि धातु की जो पत्तियां हैं या धातु पत्र की जो पत्तियां हैं, ये तभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकती हैं, क्योंकि अगर ये खुल रही हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, और प्रतिकर्षित तभी कर सकती है जब इनको समान चार्ज मिल रहा हो। अब आवेश कहाँ से आ रहा होगा, तो सोचने वाली बात है, आवेश का तो कोई ठिकाना ठिकाना ही नहीं है, कहाँ से इन पर आवेश आ रहा है, बाहर से। तो हमने ये देखा कि जैसे ही आप धातु पृष्ठ पर प्रकाश डालते थे तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते थे, और वो धीरे 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 यहाँ आते 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 और यहाँ पर धातु पृष्ठ, ये जो आपकी धातु के पत्र थी, क्या बोल सकते हैं उनको, परतें थी, उनको आपने क्या किया, उन पर वो जो इलेक्ट्रॉन्स है आकर जब बैठे तो दोनों के दोनों पर समान आवेश आया, और इसीलिए ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। ये हर्टज ने सबसे पहले देखा था कि सच में धातु पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब ये उस टाइम पर उन्होंने देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने काम इस पर किया नहीं, ठीक है, लेकिन शुरुआत ज़रूर कर दी थी, एक बेहतर शुरुआत, जिसने हमारी जो मॉडर्न लाइफ है उसको बिल्कुल बदल दिया। देखो सोचो, आज आप समझो आप इसको कि आज हम बिजली ज़्यादातर कहाँ से ले रहे हैं, आज बिजली ले रहे हैं हम, हमारे पास अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ज़्यादातर बिजली पानी से जो बांध बनाकर आती है ना, बांध बनते हैं नदियों पर, वहाँ से बिजली आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जगहों पर कोयला जलाकर बिजली आती है ना, कुछ जगह पर नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, तो परमाणु भट्टी लगी रहती है जहाँ से बिजली आती है। लेकिन इन सब में आप देखना कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो कोई ऐसा तरीका था जिससे हम क्या कर सकते थे, प्रकाश को सॉरी जो ऊर्जा थी, विद्युत ऊर्जा थी, उसको पैदा कर सकते थे, और बिना नेचर के साथ कम से कम छेड़छाड़ करके। तो आज आप सोलर पैनल को देखो, छत पर डाल दी तो डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रोड पर या सड़क पर कहीं खड़ी हुई है ना, तो उसमें से धुआं निकलता ना, कुछ भी नहीं होता, और वो आपको ऊर्जा देती है। रात के समय आपने देखा होगा गली मोहल्ले में अपने आप लाइट जल जाती है अंधेरा होने पर। तो सोचने वाली बात है ये कि किसी ने सोचा, कितना अच्छा आइडिया सोचा। और अब सवाल आता है कि क्या बाद में लोगों ने इस पर काम नहीं किया, उन्होंने शुरुआत कर दी थी, अब बाद में इस पर लोगों ने बहुत सारे काम किए। अब दो साइंटिस्टों के नाम यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं, एक तो मिलिकन और एक लेनार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मिलिकन और लेनार्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर चल रहे हैं बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं, ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ सीख पाओ, वरना मॉडर्न साइंस और क्वांटम फिजिक्स मेरा फेवरेट साइंस फिजिक्स है और फेवरेट टॉपिक है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा डीपली जाता हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। बट चूंकि आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं आपको बता रहा हूँ, जो बेसिक है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब हुआ ये था कि शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। देखो एक ऐसे एक ट्यूबलिन निर्वात कक्ष जिसको बोलते हैं ना, निर्वात कक्ष तो जानते हो, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा सभी साइंटिस्टों की पहली पसंद थी निर्वात कक्ष या कुलिज नली का, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत हाई वोल्टेज का करंट छोड़ा, ठीक है, ऐसे ही ये देखो। अब आप सोचो यहाँ पर एक क्या लगा रखा था, एक अमीटर लगा रखा था, ठीक है, माइक्रो अमीटर था वो, सुई वाला, है ना। अब देखो यहाँ पर एक खिड़की लगा रखी थी, विंडो, और इस विंडो पर प्रकाश को डाला गया, ठीक है। अब तुम सोचो कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पर दो धातु की प्लेटें थी, ठीक है, एक कैथोड एक एनोड, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव, ठीक है। अब तुम सोचो कि जब आपने इस पर हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी तो आपने क्या किया, अब
अब सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, देखो ये धातु पृष्ठ है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ भी होगा, नेगेटिव यहाँ भी होगा, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, अपने आप पुश कर रहा है। अब हुआ ये कि ये जो खिड़की थी जिससे प्रकाश आ सकता था, जैसे ही प्रकाश यहाँ से, देखो इनके बीच में कोई तार नहीं है, तो इस अमीटर में फिलहाल करंट कितना है, 0। इसकी सुई कहाँ है, 0 पे है, क्योंकि बीच में कोई तार नहीं है, तो सर्किट तो पूरा हो नहीं रहा। और सर्किट पूरा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई तार है ही नहीं जो इलेक्ट्रॉनों को लेके जा सके या जो धारा प्रवाह करा सके। ये ट्यूब जो है वो निर्वात नली है, यानी कि कोई परमाणु भी यहाँ पर नहीं है जहाँ से जो आपकी इस काम में मदद कर सके। अब उन्होंने, लेनार्ड और मिलिकन ने ये देखा कि जैसे ही इस खिड़की से प्रकाश आता है, तो प्रकाश आने पर कुछ टाइम बाद हमने देखा कि ये सुई हिली ऐसे ही। अब सोचने वाली बात है, ये सुई तब हिल सकती है जब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा हो, लेकिन करंट फ्लो कराने के लिए तो कोई तार है नहीं बीच में, ये तो बिल्कुल खाली जगह है। अब उन्होंने इस खिड़की को फिर से ढका, यानी कि बंद कर दिया, सुई फिर से क्या हो गई, यहीं आ गई 0 पर। यहां से प्रकाश डालते हैं तो सुई ऐसे हिल जाती है, प्रकाश नहीं डालते हैं तो सुई यहीं आ रही है। अब सोचने वाली बात है कि इस धातु पर या इस धातु पृष्ठ पर प्रकाश डालने से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे ही इस पर प्रकाश डालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के कारण सरफेस तक आ चुके थे या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अब उन इलेक्ट्रॉनों को मिल गई ऊर्जा, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने के लिए चाहिए ऊर्जा। भाई यहाँ तो ये देखो, इसमें करंट तो तभी बहेगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हमने देखा कि जैसे ही प्रकाश हम धातु पृष्ठ पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ चलना शुरू करते हैं, बाहर निकल जाते हैं इस पृष्ठ से, है ना। और अब आप देखो बाहर निकल कर जाएंगे कहाँ, निगेटिव कहाँ जाता है, हमेशा पॉजिटिव की ओर, क्योंकि ये एनोड है, ये पॉजिटिव है। तो अब आप बताओ मुझे, यहाँ पर जैसे ही धातु पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिला था कि सच में प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे मैं पूछता हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, अगर मैं तीव्रता बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैं 10 वाट का बल्ब ले रहा हूं और 10 वाट का बल्ब मैं धातु पृष्ठ पर मार रहा हूं, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। अगर मैं 100 वाट का बल्ब ले लूं तो क्या होगा, तो भाई प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कमरे में एक बल्ब जल रहा है तो उससे जो फोटोन निकल रहे होंगे, मान लो 50 फोटोन निकल रहे हैं, नहीं मतलब प्रकाश की तीव्रता जो है वो कुछ है। अब अगर आपने क्या किया, ज़्यादा बल्ब लगा दिए या 2 बल्ब लगा दिए, तो अगर जब 2 बल्ब लगाओगे तो प्रकाश की तीव्रता जो है, चमक जो है वो बढ़ जाती है। कमरे में एक बल्ब जलाओ तो अलग बात है, और 50 बल्ब जलाओ या 2 बल्ब 100 बल्ब जलाओ तो वो एक अलग बात है। तो आपने देखा कि जितना ज़्यादा तीव्रता बढ़ाते हैं उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा धारा बढ़ रही है। तो एक बात तो ध्यान रखना, तीव्रता बढ़ाने से हो क्या रहा है, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ रही है, ध्यान रहेगा। चलो खैर मैं आपको वही चीज़ लिखवाता हूँ, ये चीज़ें ऐसी हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखो फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड कलर का 100 वाट का बल्ब ले लो आप, उसको लगाओ, यहाँ पे लगा दिया, फिर 100 ही वाट का ब्लू कलर लो। अब दोनों के दोनों 100 वाट के, यानी कि तीव्रता तो बराबर है, तीव्रता तो यानी कि जो पावर है, शक्ति है, दोनों के दोनों 100 वाट के बल्ब है, तो वो चमक तो है। लेकिन यहाँ एक रेड है का है, एक ब्लू का है, एक की आवृत्ति कम है, एक की आवृत्ति ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो चूंकि हमने पढ़ा है बच्चों, E बराबर एच न्यू, जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, ऊर्जा होने वाली है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, ध्यान रखना, तो आवर्ती किससे रिलेट कर रही हो, अभी जो मैं आपको ये मोटा मोटा बता रहा हूँ ना वही लिखवाऊंगा, तो तब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप बताओ कि जो इनकी ऊर्जा है, यानी कि इनकी गतिज ऊर्जा जिससे ये चल रहे हैं, वो किस पर डिपेंड कर रही है, याद रखना आवर्ती पर। तो 2 चीज़ें आप ध्यान रख लो, आपको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम ध्यान रह जाएंगे। पहला ये कि तीव्रता बढ़ाने पर, चमक बढ़ाने पर, प्रकाश की मात्रा बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा संख्या में निकलते हैं, या फिर जो प्रकाश उत्सर्जन की दर है या फिर प्रकाश विद्युत धारा है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखना। और दूसरा, आवर्ती का संबंध किससे होता है, ऊर्जा से होता है। तो जितनी ज़्यादा आवर्ती का आप प्रकाश डालोगे, इन इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी, संख्या तो वही रहेगी, क्योंकि बल्ब यहाँ भी 100 वाट का था, यहाँ भी 100 वाट का है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि प्रकाश विद्युत धारा तो उतनी रहेगी। पर पहले अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे थे तो भी ऐसे निकलेंगे, तेजी से निकलेंगे, समझ पा रहे हो बात को। खैर अभी हम प्रकाश विद्युत के नियम लिखते हैं, ठीक है।
जो कि आपको बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। समय कम है इसीलिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। आप इसको पहले पढ़ लो, अच्छी तरीके से बोर्ड दे लो, उसके बाद सीखते रहना। तो पहला जो नियम है वो मैंने आपको अभी समझाया, जितना ज़्यादा तेज प्रकाश आप डालो, जितना ज़्यादा चमकदार प्रकाश आप डालोगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उस धातु पृष्ठ से। तो याद रखना, किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जितना ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश डलेगा धातु पृष्ठ पर, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। तो पहला तो आपका ये क्लियर हुआ। अब दूसरी बात करते हैं आवर्ती की। तो हमें पता है आवर्ती का संबंध किससे है? प्रकाश विद्युत धारा से नहीं है, किससे? ऊर्जा से है, या फिर गतिज ऊर्जा से है। तो दूसरा नियम देखो, ये नियम लिख के आने आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो कुछ नियम थे जिनमें से पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है? उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ऊर्जा का संबंध सीधा सीधा किससे है? आवर्ती से। तो यहां ध्यान रखना। अब तीसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया हुआ है। अब इस ग्राफ को डिटेल में इसके बाद करेंगे। यदि धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवर्ती एक न्यूनतम मान, जैसे कि मैंने अभी आपको देली आवर्ती के बारे में बताया, से कम है, तब पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। भाई कम से कम इतनी ऊर्जा तो आपको या इतनी आवर्ती तो चाहिए। देली आवर्ती का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, ध्यान रखना। जितनी जैसी धातु होगी, मैंने अभी आपको समझाया वैसा, जितनी ज़्यादा धनात्मक धातु होगी उतना कम होगा देली आवर्ती का मान। और जैसे ही किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन गिरता है, तुरंत ही उससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं तथा इसमें कोई टाइम नहीं लगता, देरी नहीं होती, ठीक है। तो ये पांचों नियम हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के, इनको आप तैयार कीजिएगा, ठीक है। ये तो इंट्रो था आज इस चैप्टर का, इसके बाद मैं आपको ये चैप्टर आगे बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहें, ठीक है।